क्या ये पॉसिबल है? हम फेसबुक हैक कर सकते हैं? वो पहला बाउंटी आपको कितने का मिला था जो आपने यूडेमी पे निकाला था? हेलो यूट्यूब, दिस साइड राहुल कुमार एंड वेलकम टू अवर चैनल मास्टर्स इन आईटी। सो दोस्तों, हाल ही में मैं यूट्यूब पे लाइव आया था एंड मैंने आपको बताया था कि मैं एक ऐसी वीडियो लेके आ रहा हूँ जिससे आपके बहुत सारे क्वेश्चंस के जवाब आपको मिलने वाले हैं। सो फाइनली वो दिन आ गया है जब आपके सामने वीडियो है जहाँ पे एक ऐसे टॉपिक पे मैंने वीडियो कवर किया है जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो साइबर सिक्योरिटी में आना चाहते हैं या फिर जो एथिकल हैकिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो उनके बहुत सारे क्वेश्चंस जिस टॉपिक से रिलेटेड होते हैं, उन टॉपिक्स के आज आपको सारे के सारे A to Z आंसर मिलने वाले हैं। सो आज हम बात करने वाले हैं अंकित सिंह के साथ बग बाउंटी के ऊपर। जितने भी ऐसे लोग हैं जो बग बाउंटी करना चाहते हैं, कोई भी ऐसा बंदा है जो कि बग बाउंटी में अपना करियर बनाना चाहता है, तो उसके जितने भी क्वेश्चंस हैं, अगर वो यहाँ पे स्टार्ट कर रहा है या अगर उसको कुछ भी नहीं पता बग बाउंटी के बारे में, तो उसके सारे के सारे क्वेश्चंस आज आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिलेंगे। बट वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि इसमें हमने कुछ ऐसे टॉपिक्स के ऊपर बात करी है जो शायद आपके बहुत ही ज़्यादा काम आने वाले हैं जब आप रियल लाइफ में कोई इंटरव्यू फेस करोगे तब, या फिर जब आप अपनी बग बाउंटी की जर्नी स्टार्ट करेंगे तब। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो जैसे कि दोस्तों मैंने आज आपको बताया कि आज हम बात करने वाले हैं बग बाउंटी के बारे में, तो मैंने सोचा क्यों ना हम किसी ऐसे पर्सन को आपके सामने लेके आएँ जो ऑलरेडी इस फील्ड में काम कर रहे हैं एंड काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड पर्सन है, क्योंकि जो जिस डोमेन में काम करता है दोस्तों, उससे ज़्यादा उस डोमेन की नॉलेज और किसी को नहीं हो सकती। सो आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ अंकित सिंह को, जो कि एक साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर है, एक एथिकल हैकर है और बग क्राउड पे टॉप 100 बग बाउंटी हंटर्स में आते हैं। आज मैं अंकित सिंह को आपके सामने लेके आया हूं और वो आपको डिटेल में समझाएंगे कि बग बाउंटी क्या होती है, कैसे आप इसमें अपना करियर बना सकते हैं और कौन कौन सी चीज़ें की ज़रूरत आपको पड़ेगी जब आप बग बाउंटी का अपना करियर स्टार्ट करेंगे। वेलकम अंकित ऑन आवर यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन आईटी। थैंक यू राहुल, ये सच में प्लेजर है मेरा आपके चैनल पे आने का, क्योंकि ये मेरे लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है। उन सारे मैसेजेस जो मेरे को दिन रात आते हैं ट्विटर पे, लिंक्डइन पे, मल्टीपल मैसेजेस कि हम सर बग बाउंटी में कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, साइबर सिक्योरिटी में हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, तो उन सबको टैकल करने का मेरे लिए सच में एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। थैंक यू। प्लेजर ऑल माइन अंकित। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूँगा कि आपने अपना इतना बिजी स्केड्यूल में हमको वक्त दिया एंड आज आप हमारे चैनल के थ्रू एक लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस से आप कनेक्ट होंगे एंड जो उनके क्वेश्चंस हैं, जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, जो इस डोमेन में आना चाहते हैं, उनके जितने सारे जो क्वेश्चंस हैं, आज आपके थ्रू उन सभी क्वेश्चंस का आई होप उन सभी बच्चों को आंसर्स मिलेंगे। अंकित, मैंने तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आपके बारे में अपने ऑडियंस को बता दिया है, लेकिन मैं आपसे सुनना चाहूँगा क्या जर्नी रही है आपकी इस बग बाउंटी की, या फिर अभी जो आप काम कर रहे हैं उनके बारे में थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को पहले बताइए। राहुल, बेसिकली मैं फिलहाल तो अभी एक फुल टाइम बग हंटर के तौर पे काम कर रहा हूँ, जिसमें मैं HackerOne हो गया, बग क्राउड हो गया, ये दो मेजर प्लेटफॉर्म है जिन पे मैं बग हंटिंग करता हूँ। पर्सनली मैं बग क्राउड पे हूँ ज़्यादा, और इसके पहले मैं एज अ सीनियर साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट काम कर रहा था हैदराबाद में, एक हेल्थ केयर कंपनी थी, और उसमें एज अ सीनियर पेनिट्रेशन टेस्टर था मैं। और उसके पहले मैं दिल्ली में था, दैट वाज माय फर्स्ट जॉब जो कि दिल्ली में थी। तो उस जॉब के दौरान मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए मैं पेन टेस्ट और ऑडिटिंग वगैरह करता था, जिसमें मैंने कई मिनिस्ट्रीज़ के लिए काम किया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, MHRD वगैरह। ये सारे जो काम थे NIC के तहत हम लोग करते थे, दैट इज़ नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर। तो यही है मेरा पहली वो जॉब थी, फिर दूसरी हैदराबाद में थी। तो ओवरऑल मैंने मतलब 3.5 ईयर्स प्रोफेशनल करियर में अपना जॉब मैंने किया, और हालांकि मुझे सैलरी अच्छी मिल रही थी, सब सही था, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी, बट एक होता है ना कि नहीं यार, कुछ मेरे को अपने लिए खुद काम करना है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप कंपनी के लिए ही काम कर रहे हो, तो मुझे अपनी रिसर्चेस पे एक्सप्लोर करना था। और आई वाज मेकिंग गुड इनफ जस्ट फ्रॉम माय बग हंटिंग, सो मैंने डिसाइड किया कि मैं फुल टाइम बग हंटिंग करूँगा। तो अभी मैं फुल टाइम बग हंटर ही हूँ। दैट्स ग्रेट अंकित। ओके, अंकित, आपका जर्नी तो बहुत अच्छा है एंड काफ़ी अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स पे आपने काम किया है, लेकिन मैं अंकित ये जानना चाहूँगा, जैसे मैं जब साइबर सिक्योरिटी डोमेन में आया तो साइबर सिक्योरिटी के बारे में मतलब स्टार्टिंग में मुझे कुछ नहीं पता था कि यार साइबर सिक्योरिटी क्या होता है, कैसे मैं इसमें अपना करियर बनाऊँगा। अंकित, काफ़ी अच्छा आपका एक्सपीरियंस रहा है एंड वेरियस इंस्टीट्यूशंस के साथ आपने वर्क किया है एंड जैसे कि आपने बताया अभी आप एज अ फ्रीलांस वर्क कर रहे हो, लेकिन अंकित मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि
जब आपने इस डोमेन में आने का सोचा, या फिर वो कब वो ऐसा वक्त था जब आपने पहली बार सोचा कि यार मुझे साइबर सिक्योरिटी में ही जाना है या फिर मुझे बग हंटिंग ही करनी है? तो वो टाइम का थोड़ा सा मुझे बताइए, वो क्या टाइम था जब आपको ऐसा लगा कि हाँ मुझे इस डोमेन में जाना है? तो राहुल, बहुत अच्छा सवाल है ये, क्योंकि मेरे को ये सवाल ले जाता अपने पहले के जो मेरे दिन थे। तो स्टार्टिंग में तो मैंने साइबर सिक्योरिटी में ही स्टार्ट किया, बग हंटिंग चीज़ तो बहुत बाद में आई है। तो जब मेरे 12th के बोर्ड एग्जामिनेशंस हो गए थे तो छुट्टियां पड़ी हुई थी रिजल्ट के पहले। तो उस दौरान मैं जस्ट नेट पे ब्राउज कर रहा था, तो एक बुक मेरे हाथ लगी थी। दैट वाज अ पीडीएफ बुक, और उस वो एक इंट्रोडक्शन था मैलवेयर, रैट्स एंड कीलॉगर्स वगैरह के बारे में। तो मैंने पढ़ा, एंड वो पहला पल कह सकते हैं था जिसमें मुझे पता चला कि हाँ यार, ये सब भी कुछ होता है, और हैकिंग वर्ल्ड, हैकर क्या होता है, उस दौरान मेरे को मालूम चला। फिर थोड़ा सा इंटरेस्ट आया, वो बुक मैंने पूरी पढ़ी। फिर मैं बीटेक में आया, फिर फर्स्ट ईयर में मेरा एक दोस्त था, उसने मुझे एक बुक दी। वो बुक थी अंकित फाड़िया की एक्चुअली, द नेटवर्क सिक्योरिटी हैकर्स पर्सपेक्टिव। वो मैंने पढ़ी, उसमें मतलब हैशेस वगैरह के बारे में था कि किस तरह के डिफरेंट हैशेस होते हैं विंडो में, जो सैम डेटाबेस है उसका, उसको हम कैसे क्रैक कर सकते हैं, ये सब चीज़ें। तो ये मैं थोड़ा थोड़ा अपना रिसर्च वगैरह करना स्टार्ट किया। उसके बाद थर्ड ईयर में मैंने इंटर्नशिप की। उसके बाद मैंने थर्ड ईयर से ही फिर सेमिनार, वर्कशॉप वगैरह देना स्टार्ट कर दिया कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, साइबर सेल वालों को भी, आईटी इंजीनियर्स को भी। तो मतलब बीटेक से ही मैंने स्टार्ट कर दिया, और धीरे धीरे फिर ऐसा मैं साइबर सिक्योरिटी में मेरा आ गया। देन जो बग हंटिंग है, वो जैसे मैं 2015 में पास आउट हुआ, तो 2016 में मेरी पहली जॉब थी, और जिसके बारे में मैंने आपको बताया, न्यू दिल्ली में थी वो, जिसके तहत मैं मिनिस्ट्रीज के लिए ऑडिट और पेन टेस्ट करता था। उस दौरान मुझे कुछ लोग थे मेरे साथ के कलीग्स थे, वो बग हंटिंग के बारे में बात कर रहे थे, और मैं सोचा था कि किस बारे में बात कर रहे हैं। तो फिर मैंने थोड़ा उनसे बाद में इंटरेक्ट किया कि आप लोग क्या बात कर रहे हो, क्या है ये। तो उन्होंने बताया ऐसा ऐसा होता है, हैकर वन एक चीज़ है, बग क्राउड ऐसा है। तब वहां से मेरा जो पार्ट टाइम करना ये स्टार्ट हुआ। उसके बाद वही फिर चीज़ें तो एज अ पार्ट टाइम आपने इसको स्टार्ट किया था? जी, पार्ट टाइम मैंने स्टार्ट किया। फर्स्ट जॉब से ही मैंने स्टार्ट कर दिया था, फिर सेकंड जॉब में भी पार्ट टाइम किया, फिर तो फुल टाइम हो गया। ग्रेट ग्रेट। काफ़ी अच्छा आपका जर्नी रहा है। एंड मतलब आपने क्लास 12th से सोच लिया था, वो कुछ पीडीएफ्स पढ़ के मतलब आपको इंटरेस्ट आया कि हाँ इसमें कुछ, इसमें ऐसा क्या है, मतलब ऐसे कैसे हम किसी के फाइल सेंड करके हम उसका सिस्टम एक्सेस कर सकते हैं। तो ये चीज़ें पढ़ के आपको इंटरेस्ट आया, राइट? सो अंकित, जैसे कि मैंने अपनी ऑडियंस को बताया आपके बारे में कि आप बग क्राउड पे टॉप 100 बग हंटर्स में आते हैं। सो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि वो पहला बग जो आपको बग क्राउड पे, हैकर पे मिला था, वो कौन सा था और कितना वक्त लग गया था उस पहले बग को ढूंढने के लिए? थैंक यू राहुल, बहुत ही अच्छा सवाल है ये। जो मेरा पहला बग था वो यूडेमी में था। यूडेमी जो हमारी काफ़ी उसमें कोर्सेज वगैरह होते हैं, उस पर मैंने स्टोर्ड एक्सेसेस नाम का बग निकाला था। और हालांकि वो डुप्लीकेट भी गया था, लेकिन जो मेरा पेलोड था उसका बिहेवियर हल्का सा अलग था, इसलिए उन्होंने मुझे उसके लिए रिवॉर्ड किया था। मतलब जो उसका रियल रिवॉर्ड होना चाहिए था स्टोर्ड एक्सेसेस का, उतना तो नहीं किया था, काफ़ी कम किया। बट दैट वाज माय फर्स्ट बग, और बहुत ही ज़्यादा मुझे इंस्पिरेशन मिली, मुझे आज भी याद है, तब मैं दिल्ली में ही था। सो कितना आपको बाउंटी कितनी मिली थी उस फर्स्ट जो आपने स्टोर्ड एक्सेसेस निकाला था? बाय द वे अपने ऑडियंस को बताना चाहता हूँ, एक्सेसेस मीन्स क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। सो क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग एक ऐसी, आप बोल सकते हो एक ऐसा इंजेक्शन टेक्निक है जो हम क्लाइंट के ब्राउज़र पे इंजेक्ट करते हैं। एंड देयर आर वेरियस टाइप। तो क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग के बहुत टाइप होते हैं, जैसे कि एक क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग रिफ्लेक्टेड होता है, एक स्टोर्ड होता है, एंड एक डॉम बेस्ड होता है। तो इसके बारे में भी हम इनसे जानेंगे अंकित से। लेकिन फिलहाल मैं जानना चाहूँगा कि वो पहला बाउंटी आपको कितने का मिला था जो आपने यूडेमी पे निकाला था? तो राहुल, वो पहली बाउंटी, जैसे मैंने कहा कि उन्होंने पूरा उतना रिवॉर्ड नहीं किया, क्योंकि हल्का सा बिहेवियर मेरे पेलोड का अलग था। तो $50 जो है मेरी पहली बाउंटी हुई। $50। लेकिन वो बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए, वो सच में एक शुरुआत थी। ऑब्वियसली वहाँ एक्चुअली क्या है ना, एक मोटिवेशन मिलता है, एक इंस्पिरेशन मिलता है, एक जो रिसर्चर है या फिर जो अभी एक इसमें काम करना चाह रहा है, यू नो, आप लोग भी जब अपना पहला बग निकालेंगे ना, तो वो जो खुशी आपको मिलेगी, इतने वक्त से मेहनत आप कर रहे हो किसी एक बग के लिए, और इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आप एक बग निकाल रहे हो, तो वो ही मोटिवेशन बहुत होता है, राइट? बिल्कुल। सो अंकित, जैसे आप तो हैकर वन पे हैं एंड बग क्राउड पे आप हैं, लेकिन और कौन कौन से प्लेटफॉर्म हैं जिस पे जो अभी नए बच्चे हैं जो कि अभी बग बाउंटी करना चाहते हैं या फिर जो इस डोमेन में आना चाहते हैं, तो उनके लिए और कौन कौन से वेरियस प्लेटफॉर्म्स अभी अवेलेबल हैं आज इंटरनेट पे? तो राहुल, ऐसे काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे बग क्राउड और हैकर वन तो दो मेजर हो गए।
एंड बहुत पॉपुलर भी हैं, इसलिए सभी लोगों को उसके बारे में पता भी है। यू नो ऐसे काफ़ी ऐसे भी प्लेटफॉर्म होंगे जो इतने ज़्यादा पॉपुलर नहीं है लेकिन वो एग्जिस्ट करते हैं। हाँ, तो उनमें इंटीग्रिटी हो गया जो कि एक यूरोपियन बग बाउंटी प्लेटफॉर्म है, और उसके बाद ओके साइनैक है और कोबाल्ट है जो कि प्राइवेटली एक आप कह सकते हो प्राइवेट प्लेटफॉर्म्स हैं बग बाउंटी के। उसके ओके बाद ओके जीरो कॉप्टर है, फिर बग बाउंटी डॉट जेपी है, उसके बाद यस वी हैक है। और मैं इसके बारे में भी ओके। बात करना चाहूँगा, रिसेंटली कुछ लोग हैं जिन्होंने नेपाल में इनिशिएट किया है ये क्राउड सोर्स प्लेटफॉर्म है, नेपाल में उसका ओके। नाम है बग वी। इसी तरह कुछ इंडियन, बग यस, वी। बग वी। ओके और उसी ओके तरह कुछ अपने इंडियन प्लेटफॉर्म्स भी उठे हैं इसी द्वारा, लेकिन जो मेजर हैं वो यही हैं फिलहाल। ओके ओके ओके, दैट्स ग्रेट। सो अंकित, जैसे अगर हम इन अदर प्लेटफॉर्म्स की बात करते हैं और कंपेयर करते हैं उसको हैकर1 से या बग क्राउड से, तो जो बाउंटी मिलती है वो यहाँ पे ऐसा होता है कि यहाँ पे ज़्यादा मिलती है और यहाँ पे कम मिलती है, इस तरह का कुछ डिफरेंस है? नॉर्मली राहुल क्या होता है कि जो हैकर वन है और बग क्राउड है, ये दो सबसे मेजर प्लेटफॉर्म्स हैं। तो ओके इनका जो बाउंटी रेंज है वो तो अच्छा खासा रहता ही है, और इसके अपार्ट इंटीग्रिटी हम्म। हो गया, यस भी हैक है, इनका भी अच्छा रहता है। उनका बस है कि पाउंड्स में रहता है, इनका यूएसडी में है। ओके लेकिन ओके फर्क की जहाँ तक बात है तो हाँ मैं कह सकता हूँ, क्योंकि जो बाकी हैं वो कुछ नए नए हैं। फॉर एग्जांपल जो अभी इंडिया में स्टार्ट हो रहे हैं या अभी यहाँ एशिया में जो स्टार्ट हो रहे हैं वो सब थोड़े नए नए हैं। लेकिन ये जो है जो अभी ओके ऑलरेडी ओल्ड प्लेयर्स हैं, तो इनका इनका रेंज थोड़ा सा हाई रहेगा। तो आप इंटीग्रिटी पे भी चाहे ओके करो, आप चाहे साइनैक पे करो, चाहे कोबाल्ट पे करो, बग क्राउड पे करो, हैकर1 पे, तो ये जो मेजर प्लेटफॉर्म्स हैं जो मैंने 5 बताए, इनका एक आप कह सकते हो एक ही जैसा इनका पे आउट रेंज होता है, लेकिन मेजर अभी इन्हीं पे ओके लोग करते हैं। और इसमें भी जो दो मेजर है, जैसा मैंने कहा कि वो बग क्राउड और हैकर1 है। ओके अंकित, सो अब कुछ ऐसे क्वेश्चंस मैं आपसे पूछता हूँ जिसका इंतज़ार हमारे बहुत सारे व्यूअर्स को है कि अगर वो बग बाउंटी में जाना चाहते हैं तो आई थिंक सबसे पहले तो किसी भी डोमेन में अगर आपको जाना है, और मेरा मानना ऐसा है पर्सनली है कि आप किसी भी डोमेन में अगर अपना करियर बनाना चाहते हो और एक अच्छे खासे लेवल पे आप जाना चाहते हो उस डोमेन के अंदर, तो आपकी जो फाउंडेशन नॉलेज होती है, जो बेसिक नॉलेज होती है आपकी, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। तो ऐसा मेरा मानना है। सो आपका क्या कहना है इस पर, एंड जो बग बाउंटी में जाना चाहते हैं वो कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं? हाँ राहुल, बहुत ही ज़्यादा अच्छा सवाल है ये, क्योंकि अक्सर करके जो मतलब मैंने देखा है जो भी एस्पायरिंग यूथ हैं जो चाहते हैं करना, वो क्या करते हैं डायरेक्टली बग निकालने की कोशिश करते हैं। बट जैसा मैंने आपको भी अपनी जर्नी बताई कि मैंने साइबर सिक्योरिटी से स्टार्ट किया, एथिकल हैकिंग रेदर देन डायरेक्टली ओके। जंपिंग ऑन द बग हंटिंग थिंग। तो मैं कहना क्या यस चाहता यस। हूँ कि अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करो, किसी चीज़ के आर्किटेक्चर को समझो, और पहले तो आप निर्धारित करिए कि आपको किस लाइन में जाना है। क्योंकि जो सिक्योरिटी है उसमें ऑब्वियसली। बहुत सारी लाइंस हैं, मतलब एक खाली वेब एप्लीकेशन असेसमेंट ही नहीं होता है, मोबाइल एप्लीकेशन है, नेटवर्क सिक्योरिटी, ईडी सिक्योरिटी, सर्वर सिक्योरिटी, आईओटी सिक्योरिटी, ऐसे करके बहुत कुछ है। तो जैसे मैं, लॉट हाँ ऑफ बिल्कुल, तो जैसे मैं हूँ, मैंने वेब का रास्ता अपनाया है। तो अगर कोई ओके और वेब पे आना चाहता है तो मैं उनको यही सलाह दूंगा कि पहले आप समझिए कि कोई एप्लीकेशन डेवलप कैसे हुई है, आप स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस सीखिए, कोई एक एटलीस्ट सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज करिए, पीएचपी करिए, डॉटनेट करिए, अगर पाइथन अगर आपने किया है तो आप जैंगो स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब एंगुलर करिए, आप नोड जेएस करिए, रिएक्ट करिए। नोड जेएस फिलहाल मैं रिकमेंड करूंगा। ओके एक कोई ओके भी आप जावा कर लीजिए, और अगर हर एक का थोड़ा थोड़ा आइडिया तो इट्स बहुत बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अगर आप एक ओके कर लो एक थोड़ा अच्छी तरह से, दैट इज रियली वेरी गुड। और उसके बाद ये तो ओके सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज हो गई, फिर एक आप जावा स्क्रिप्ट करिए ताकि आपके जो क्लाइंट साइड ऑपरेशंस हैं उन पे आपको एक अच्छा ऑब्वियसली। होल्ड मिले। तो जावा स्क्रिप्ट करने के लिए मैं बोलूंगा, ताकि आपको एक्सेसेस वगैरह जितने भी क्लाइंट साइड अटैक्स हैं उन पे आपको एक अच्छा एक आइडिया मिले। उसके बाद अपनी चीज़ों को ओके ऑटोमेट करने के लिए आप पाइथन करिए, ताकि जो भी आपका एक जो प्रोसेस है आपका वो पूरा ऑटोमेट कर सको। तो इस तरह मैं चाहता हूँ कि ओके समझिए आप कोई चीज़ बनी कैसे, उसका आर्किटेक्चर कैसा है, क्योंकि आपको जब पता होगा कि कुछ बना कैसे है, आप उतनी ही आसानी उसको तोड़ सकोगे। तो उसी तरीके से अगर आप जैसे मोबाइल ऐप असेसमेंट में जाना चाहते हैं, एंड्रॉयड की अगर मैं बात करूं, तो आप एंड्रॉयड सीखिए, उसके बाद आप सिक्योरिटी असेसमेंट में जाइए, मतलब एक एडवांटेज आपको ओके। रहेगा। तो ये मैं सलाह देना मतलब हमें पहले अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा किसी भी डोमेन में अगर हम जॉब करना चाह रहे हैं बिल्कुल तो। बिल्कुल। ओके। तो अंकित, एक क्वेश्चन ना बहुत लोगों के माइंड में ये रहता है यार कि अगर हम साइबर सिक्योरिटी में जाना है तो उनको लगता है कि साइबर सिक्योरिटी के अंदर सिर्फ एथिकल हैकिंग ही है, तो वो एथिकल हैकिंग को साइबर सिक्योरिटी और साइबर सिक्योरिटी को एथिकल हैकिंग ही समझते हैं। हालांकि मैंने बहुत बार ये चीज़ क्लियर करी है, लेकिन मैं आपसे थोड़ा सा समझना चाहूँगा कि क्या डिफरेंस है साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग के अंदर।
हाँ राहुल जी, बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा। देखिए, साइबर सिक्योरिटी जो है कि ये बहुत एक बड़ी इंडस्ट्री है, ठीक है, बहुत बड़ा डोमेन है। इसमें कई सब डोमेन्स है, सब क्लासेस हैं। जो पेन टेस्टिंग है वो इसका एक सबसेट है इस पूरी क्लास का, ठीक है। ऐसा नहीं कि एथिकल, आई बिल्कुल मीन जो पेन टेस्टिंग है वही सब कुछ है। तो जब बिल्कुल। हम एथिकल हैकिंग की बात करते हैं तो उसका एक पार्ट है साइबर सिक्योरिटी में। ऐसे ही आपका सॉक आ जाता है, सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर होता है, बिल्कुल जिसमें एम्प्लॉयज़ का बिल्कुल। काम होता है जो भी ट्रैफिक आ रहा है उनके नेटवर्क पे, उनके एप्लीकेशंस पे, और वो मैलिशियस तो नहीं है तो उसके सिग्नेचर्स को लोग मैच करते हैं। उनका एक टूल होता है, बिल्कुल। SIEM टूल होता है, और मैकअफे का ओके। हो सकता है, IBM क्यूरेडार हो गया, स्प्लंक हम्म। हो गया। तो ये एक सॉक हम्म। डिपार्टमेंट हो गया। वैसे ही थ्रेट इंटेलिजेंस एक डिपार्टमेंट ओके। होता है। तो उसमें क्या होता बिल्कुल। है कि हर दिन क्या है कि मैलवेयर, रैंसमवेयर, एक नए मतलब जो हमारे थ्रेट्स हैं वो एमर्ज हो रहे हैं। तो उनका काम होता है कि ओके। देखना कि मतलब इसी तरह का कोई नया थ्रेट उनके किसी कंपनी, मतलब उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को कोई हानि तो नहीं पहुंचा रहा। तो मैलवेयर एनालिसिस भी इनका ही इसी चीज़ का एक पार्ट होता है। वैसे फॉरेंसिक्स हो ओके। जाता है, फिर कंप्लायंस हो जाता है, फिर ऑडिट होता है, रिस्क असेसमेंट, रिस्क ऑडिटिंग। ये सारी चीज़ें जो साइबर सिक्योरिटी के अंदर आती हैं। और उसी तरीके से जो पेनिट्रेशन टेस्टिंग ओके। है, पेन टेस्टिंग है, वो भी इसी का एक पार्ट है। और वो भी एक सब कैटेगरी बिल्कुल है साइबर बिल्कुल। सिक्योरिटी और की। फिर पेन टेस्टिंग के भी ओके कई ओके। सारे, मतलब आप सब क्लासेस कह लो। जैसे हाँ मैंने बताया अभी, वेब हो गया, IoT हो गया, मोबाइल हो गया, हाँ, सर्वर, AV नेटवर्क हो नेटवर्क, गया। हाँ इसी तरीके से। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। बहुत अच्छा आपने इसका जवाब दिया अंकित, एंड आई होप मेरे सारे व्यूअर्स को ये बात आज क्लियर हो गई होगी कि साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग अलग है। एथिकल हैकिंग सब डोमेन है एक साइबर सिक्योरिटी का। सो पहले आप डिसाइड करिए कि आपको साइबर सिक्योरिटी में जाना कहाँ पे है। आपको एथिकल हैकिंग में जाना है, आपको डिजिटल फॉरेंसिक्स में जाना है, थ्रेट इंटेलिजेंस में जाना है, आपको जाना कहाँ पे है। सो पहले आप वो रास्ता क्लियर करिए, देन आप फोकस करके आगे बढ़िए कि जिस भी डोमेन में आप जाना चाहते हैं। वरना आपको क्या होगा, आपका भटक जाएंगे। साइबर सिक्योरिटी में आ गए, आपने अलग अलग कोर्सेज कर लिए, लेकिन अभी तक आप ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आपको उसमें करना क्या है। यू नो अंकित, मुझे बहुत बार ऐसे DM आते हैं मेरे पर्सनल इंस्टाग्राम पे कि सर मुझे साइबर सिक्योरिटी में सब कुछ करना है, मुझे सारे कोर्सेज करने हैं। सो आई एम श्योर कि आप भी इस बात से एग्री करेंगे कि हम साइबर सिक्योरिटी के सारे कोर्सेज नहीं कर सकते हैं। ये बल्कि मेरा ही केस है, जब क्योंकि जब मैंने खुद स्टार्ट किया तो मैं इतना पैशनेट था। मुझे ओह। यहाँ तक आज भी मुझे चीज़ें फैसिनेट करती हैं। मैं पेन टेस्टिंग पे हूँ तो मेरे को ओके। लालच आता है यार, थ्रेट इंटेलिजेंस भी कर लूँ, वो भी मज़ेदार लगता है। या तो देखिए, जहाँ तक करियर की बात है, आप करियर एक ही अपना सकते हो, ठीक है। आप अपने पैशन ऑब्वियसली। के लिए, हॉबी के लिए सीखिए, पर एट द एंड आपका जो डिपार्टमेंट है वो एक ही रहेगा। हाँ, वो बात अलग है कि कल को आप मैनेजर बन जाते हो पूरे सिक्योरिटी डोमेन के, जो डिपार्टमेंट होगा कंपनी का, हाँ तब आपको थोड़ा सबका पता हो तो अच्छी बात है। पर जब तक आप टेक्निकली काम बिल्कुल कर रहे हो, आप एज अ एनालिस्ट काम कर रहे हो, तो फिर आपका डोमेन एक ही रहेगा। कोई एक चीज़ निर्धारित करनी है बिल्कुल। आपको। बिल्कुल। सो अंकित, एक क्वेश्चन मेरे सब्सक्राइबर्स के माइंड में बहुत रहता है कि अगर वो एक आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं, या अगर वो BA कर रहे हैं, वो BCom कर रहे हैं, एंड 12th में उनके पास अगर आर्ट्स या कॉमर्स थी, तो क्या वो साइबर सिक्योरिटी में अपने करियर बना सकते हैं? और अगर हाँ, तो वो किस लेवल तक जा सकते हैं, एंड उनका ग्रोथ कितना होगा, कितना वक्त लगेगा? तो इन चीज़ों के ऊपर अगर आप थोड़ा सा लाइट डालेंगे तो। बहुत ही अच्छा सवाल है राहुल जी। तो बेसिकली बिल्कुल कोई डाउट नहीं, अगर आपका कुछ भी बैकग्राउंड है आप कर सकते हो। जैसे कि आपका मान लीजिए आर्ट्स का बैकग्राउंड है, ठीक है, आपने उसके बाद सर्टिफिकेशन कर लिया, कोई इसी कौंसिल से CH का कर लिया, तो वो भी आपके लिए एक एडवांटेज रहेगा। ओके। और आजकल जो मैं अभी की 2021 की जो मैं बात कर रहा हूँ, जो मैंने देखा, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि इंटरव्यू में आपकी नॉलेज चेक करते हैं, आपका स्किल चेक करते हैं, आपका ऑब्वियसली। सर्टिफिकेशन या आपका स्किल्स बैकग्राउंड कितना है? नहीं। एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि आप ये बात समझना, देखो सर्विस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन होती है और एक प्रोडक्ट बेस्ड होती है। सर्विस बेस्ड में उन्हें क्लाइंट बनाने होते हैं, तो वहाँ कुछ जगहों पे ऐसा हो सकता है कि वो आपके बैकग्राउंड पे, वो चाहे कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड हो, क्योंकि बिल्कुल अपने बिल्कुल। क्लाइंट को आपका प्रोफाइल उनको भेजना है कि हाँ, क्लाइंट के पास ये बंदा जाके ऑडिट करेगा। लेकिन प्रोडक्ट बेस्ड में ये चीज़ बट नहीं वो है। वेरी करेगा कंपनी टू कंपनी ना, हाँ, हर एक कंपनी नहीं बिल्कुल जाएगी। बिल्कुल, ये मैं कुछ केसेस बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि हर कंपनी ही हाँ करेगी। प्रोडक्ट बेस्ड जहाँ पे बिल्कुल। रिसर्च एक्चुअली होती है, वहाँ पे ये चीज़ उतनी मायने नहीं रखती हैं, और प्रोडक्ट बेस्ड पे ही मतलब आपको थोड़ा ज़्यादा बेहतर रहता है आगे चल के। एज अ स्टार्टअप के लिए तो मैं बोलूँगा कि सर्विस बेस्ड में ही जाओ, क्योंकि पिसो थोड़ा वहाँ पे। प्रोडक्ट बेस्ड में जाओगे हाँ आप हाँ। काफ़ी कंफर्टेबल हो जाओगे। तो हाँ, बिल्कुल ऐसा नहीं, आपका बैकग्राउंड उतना मायने नहीं, आपका नॉलेज। आपका स्किल सेट यस, बेसिकली देखा बिल्कुल। और जाता फिर है। भी अगर आप अनकंफर्टेबल हो तो आप चाहो तो सर्टिफिकेशन थोड़े कर सकते हो, इसी कौंसिल वगैरह के।
ओके। एंड जैसे कि अभी हम कॉलेजेस की बात कर रहे हैं, स्कूलिंग की बात करें, कौन से डिपार्टमेंट में आपको या फिर कौन से बैकग्राउंड में आपको करनी चाहिए। सो अंकित, थोड़ा सा आप मुझे बताएंगे, लाइक अगर कोई बच्चा ग्रेजुएशन कर रहा है, सो एंड वो कंप्यूटर बैकग्राउंड से ही आता है, सो उसको बीटेक करना चाहिए या बीसीए, बीएससी आईटी, या वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन? क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं कि मैं अगर कॉलेज कर रहा हूँ सर, तो मैं बीटेक करूँ, बीटेक भी अगर मैं आईटी में करूँ या फिर मैं साइबर सिक्योरिटी में करूँ, तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं। तो कुछ क्या आप कहना चाहेंगे इस पर? मैं इस पे एक एग्जांपल दे के आपको बताना चाहूँगा। अभी रिसेंटली जी। ओक्टा बग बैश हुआ था, उसके बारे में मैं आगे बात करूँगा। ओके। तो उसमें बिल्कुल। मैं सेकंड आया था। खैर वो आगे की बात है, मैं बताऊँगा। उस ओके। दौरान जो बंदा फर्स्ट आया है वो ऑस्ट्रेलिया से है। वो एक फायर ओके। फाइटर है। आप सोचिए, वो दिन में ओह। फायर फाइटिंग का काम करता है और वो रात को हैकर है। ठीक है? तो ये सरप्राइजिंग। चीज़ें ये मैंने भी खुद पहली बार सुना। तो ये ओह। चीज़ें बिल्कुल, सच बोलूं तो मायने नहीं रखती है। मैंने कितने बेस्ट हैकर्स देखे हैं हम्म। जिनका ईसी इलेक्ट्रॉनिक्स का बैकग्राउंड है, किसी का मैकेनिकल का बैकग्राउंड है। अभी बकराउड पे हाँ। टॉप 10 पे कोई है शायद, उनका मैकेनिकल का बैकग्राउंड है। तो ये फर्क नहीं पड़ता आप ओह। बीसीए कर रहे हो, बीएससी आईटी कर रहे हो, कि आप कंप्यूटर साइंस ही नहीं कर रहे हो, आप कुछ और ही सिविल इंजीनियरिंग कर रहे हो। मैंने कहा ना, एट द एंड या आपकी नॉलेज मायने रखती है बस। हाँ। आपका पैशन कितना है उस हाँ। पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर, राइट? सो अंकित, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जब आपने बग्स की जर्नी स्टार्ट करी, बग फाइंड आउट करना आपने स्टार्ट करे, एंड टिल डेट, यानी कि आज तक जितने आपने बग्स निकाले, तो सबसे बड़ा बग एंड सबसे बड़ी बाउंटी आपको कब मिली और वो कैसे मिली, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। तो ऐसे तो बहुत सारे हैं, मैं उनमें से किसी एक को ऐसे पिक ओके। करना। अगर हम किसी एक की बात करते हैं जो आपको अभी लगे कि इसमें सबसे ज़्यादा बाउंटी आपने अचीव करी, तो वो कौन सी बाउंटी रहेगी? मैं एक तो नहीं, मैं दो की बात करूंगा। ठीक है? हाँ, श्योर श्योर। तो जो यूनाइटेड एयरलाइंस की मैं बात करूंगा, उस पर मैंने बग निकाले थे ओके। और उसके लिए उन्होंने मुझे ओके। 7,50,000 माइल्स जो हैं वो रिवॉर्ड किया। उनकी पॉलिसी कि अगर आप कोई 7,50,000। 7,50,000, तो उनकी पॉलिसी कि अगर आप कोई भी इनको वैलिड बग उन्हें नोटिफाई कराते हैं, तो उनका वो आपको रैदर देन मतलब फाइनेंशियली आपको रिवॉर्ड करने के, वो आपको माइल्स देते हैं। ओह। तो एज अ होल उन्होंने मुझे 7,50,000 माइल दिया है। तो मैं इंटरनेशनल ट्रिप्स अपनी और डोमेस्टिक ट्रिप्स जो मेरी हैं, एयर ट्रिप, वो मैं फ्री में कर सकता हूँ। तो ओके। एक तो ये चीज़ है। ओके। एंड सेकंड जस्ट, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जितने भी लोग इस इंटरव्यू को भी देख रहे हैं, अभी उनका और भी ज़्यादा पैशन बढ़ गया होगा ये अमाउंट सुनने के बाद, कि हाँ इतना अमाउंट मिला है अंकित को। ओके, या यू कैन कंटिन्यू नाउ। और दूसरा मैं पिक करूंगा अभी जो हाल ही में, जिसके मैं बारे में अभी बात भी कर रहा था, कि एक ओक्टा बग बैश हुआ था, बग क्राउड्स के तहत हुआ था। ओके। जो कि एक लाइव हैकिंग इवेंट है। तो मैं, और ये मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी भी है कि अपने व्यूअर्स को मैं ये बताऊं कि खाली बग निकालने से ही आपको, मतलब ऐसा नहीं कि रिवॉर्ड मिलता है। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं और ओके। आई मीन जरिए हैं, और उनमें से एक जरिए लाइव हैकिंग इवेंट का भी होता है। तो एक ग्लोबल लाइव हैकिंग ओके। इवेंट था जो कि ओक्टा ने करवाया था। ओक्टा का व्यूअर्स को शायद पता होगा, हर एक दूसरी आईटी कंपनी उसे एसएस ऑथेंटिकेशन के लिए यूज़ करती है। तो वो एक ग्लोबल लाइव हैकिंग इवेंट था। तो उसमें मैं सेकंड आया। तो फर्स्ट जो बंदा था वो ऑस्ट्रेलिया से था, सेकंड में था, और थर्ड यूक्रेन से। तो ये दैट्स ग्रेट अंकित। थैंक यू। तो उसके दौरान मुझे $21,000 और मोस्ट इंटरेस्टिंग बग अवार्ड उस पूरे इवेंट के लिए मिला। तो ये है जो मैं दूसरा अपना पिक करूँगा। ग्रेट ग्रेट। बहुत अच्छा लगा ये सुन के, एंड आई होप काफ़ी लोगों को इससे मोटिवेशन भी मिला होगा। एंड यू नो अंकित, हम बग्स की तो बात करते हैं कि आपको इतना अमाउंट मिला, आपको 7,50,000 मिले, या आपको आपके सारे जो आप जर्नी करते हो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, लेकिन इन सब के पीछे का जो डेडिकेशन आपका रहा होगा, जो हार्डवर्क आपका है, उसके बारे में शायद कोई बात नहीं करता होगा आपसे। बट मैं आपसे वो क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि कितना डेडिकेशन आपका अपने वर्क के लिए है, एंड कितना हार्डवर्क आपको करना पड़ता है, या फिर कितना हार्डवर्क आपको इन पास्ट करना पड़ा था, ये जो आज आप हमारे साथ इंटरव्यू दे रहे हैं, सो आज यहाँ तक पहुँचने के लिए। ये सच, वैसे मैं भी अपनी तरफ से बोलूँगा, लोग ये सवाल नहीं करते हैं। वो मतलब बाउंटी सुनते हैं, Okay. नेक्स्ट डे खुश हो जाते हैं। लेकिन ये काफ़ी कुछ ही लोग Okay. ये वाला सवाल करते हैं कि हाँ, पीछे का डेडिकेशन भी बता दो ज़रा। तो वही चीज़ें हैं जैसा मैं बोल रहा था, बेसिक्स की आप अंडरस्टैंडिंग। तो थैंक्स टू गॉड मैं उन चुनिंदा लोगों में शामिल हूँ आपकी लाइफ में। तो वही बात है कि जैसा मैंने कहा कि बेसिक्स को आप स्ट्रॉन्ग करिए अपने, और बेसिक्स अगर आपका स्ट्रॉन्ग हो गया ना, उसके बाद एप्लीकेशन कैसे बिहेव कर रही है, आपका जो रिक्वेस्ट जा रहा है उसके अकॉर्डिंगली क्या रिस्पॉन्स आ रहा है ना,
उसका एक बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग हो जाता है। HTTP प्रोटोकॉल, उसके जो डिफरेंट हेडर्स हैं, उसके स्टैंडर्ड है, उनको आप बहुत अच्छी तरह ओके समझने लगते हो। तो वो डेडिकेशन की जहाँ तक बात है, वो यही है कि मैं बैठता हूँ और मैं एनालाइज करता हूँ काफ़ी ध्यान से, मैं समझने की कोशिश करता हूँ, मैं बिहेवियर समझने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि देखिए, दो ओके अप्रोच होते हैं। एक होता है कि हर अटैक को हर जगह देखो, एक ये अप्रोच है। दूसरा अप्रोच है कि ठीक है, एप्लीकेशन के बिहेवियर को समझ के वहाँ पे क्या एप्लीकेबल अटैक या बग। पूरा हाँ, एनालाइज तो करना मैं वो उसको। दूसरे अप्रोच पे काम करता हूँ। मैं समझता हूँ कि वो बिहेव कैसे कर रही हाँ है। ओके। बट अंकित ये वेरी करेगा ना हर पर्सन टू पर्सन पे, उसका क्या बिल्कुल अप्रोच है? बिल्कुल, ऐसे बहुत से बग हंटर्स हैं जो कि सक्सेसफुल भी। उनका अप्रोच है कि वो हर अटैक्स को एंड पॉइंट्स पे देखते हैं। मैं क्या करता हूँ, एंड ओके पॉइंट को ओके। देखता हूँ, फिर मतलब कैलकुलेट करता हूँ कि यहाँ कौन सा अटैक लगाऊं बिहेवियर को हाँ देखते हुए। ओके ओके। सो इतना डेडिकेशन लगता है मतलब आपको एक बग को निकालने के लिए, इतना हार्ड वर्क। सो अंकित, इट्स अ पर्सनल क्वेश्चन। सो आप कितने घंटे सोते होंगे एक दिन में, फिर अगर आप इतने ज़्यादा बग्स निकालते हो? एंड ऑब्वियसली जब आप इतना बड़ा बग निकाल रहे हो, इतना अच्छा अमाउंट में आपको बाउंटी मिल रहा है, सो ऑब्वियसली सोने का तो वक्त कम ही रहा होगा उस वक्त आपकी लाइफ में। बहुत अच्छा सवाल है ये। ये सवाल भी एक कंट्रीब्यूशन था कि क्यों, मतलब कि मैं अपनी जॉब छोड़ूं। क्योंकि हो क्या रहा था, मैं जैसे दिन में ओके। जाता था, अपना काम करता था, डे जॉब ही थी मेरी, नाइट शिफ्ट नहीं होते थे। पेन टेस्टिंग में हाँ ऐसे डे हाँ ही शिफ्ट रहता है। बिल्कुल। तो फिर रात को जब हम्म। मैं पार्ट टाइम करता था, तो समझने में इतना ज़्यादा टाइम, क्योंकि मुझे बिहेवियर एनालाइज करना होता था, तो उसमें काफ़ी समय लग जाता था। तो बहुत कम, जैसे मैं ओके 1-2 बजे, तो बहुत जल्दी हो गया। मतलब मैं कभी कभी 5 बजे 6 बजे सोना, और फिर अकॉर्डिंगली आप मतलब सोचिए। मॉर्निंग में आप 5 बजे सोने हाँ, जाते थे? और जब मैं जब ऑलमोस्ट सब लोग उठते हैं तो आप उस वक्त मैं सोने सोता जाते हैं? था। मतलब एक एक बग बाउंडर 5 बजे सोने जाता है जब सब लोग और उठते हैं? उसके बाद फिर, ओके अब ऑब्वियसली को 5 बजे सो रहा है तो पक्का लेट होगा ही होगा। तो मेरा रिकॉर्ड था मेरी ऑब्वियसली कंपनी में कि लेट अगर कोई आएगा तो ये लड़का ही लेट आएगा, वो 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 अंकित अंकित आएगा। आएगा। ओके तो वो ओके दिल्ली में भी वो चीज़ रही और हैदराबाद में भी वो चीज़ रही कि लेट मेरा आना, वो चलता ही रहा। फिर अभी अभी जब ओके घर पे आया हूँ, फुल टाइम बग हंटिंग कर रहा हूँ, तब तो ठीक है, तब मैं दिन में नहीं सोता हूँ। अ, रात को जैसे 12 बज ओके जाते हैं मुझे, और सुबह फिर वही नॉर्मल टाइम पे 7 7 बजे के अराउंड उठता हूँ। लेकिन मैं किसी को मोटिवेट नहीं कर रहा ओके। हूँ कि अच्छा तरीका नहीं। मैं अभी भी बोल रहा हूँ 12 बजे सोना हाँ कोई अच्छी बात नहीं। मैं अपना जो मेरी बुरी आदत है, जो आदत लगी है, मैं खैर वही वही बता रहा हूँ। टाइमली आप सोइए और जल्दी उठिए, दैट इज द बेस्ट थिंग। एंड हम लोग अपनी लाइफ में एंड अपने इस करियर के फेज़ में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ हम कम कर देते हैं, अपनी फ़िज़िकल फ़िटनेस पे अपना ध्यान नहीं देते हैं। सो मैं तो यही कहना चाहूँगा आप सब लोगों को कि अगर ऑब्वियसली आप किसी चीज़ के ऊपर अगर वर्क कर रहे हो, अपने करियर में अच्छा करना चाह रहे हो, बट फ़िज़िकल फ़िटनेस भी बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है, बहुत ज़्यादा एक रोल प्ले करती है आपके करियर में, जो भी आपको अचीव करना है उसके लिए। एंड आई एम श्योर अंकित भी मेरी बात से अग्री बिल्कुल करेंगे। जी। सो अंकित, काफ़ी अच्छी अच्छी बातें आप हमें बता रहे हैं, काफ़ी मोटिवेट आप हमारे व्यूअर्स को कर रहे हैं। सो मैं ये आपसे जानना चाहूँगा अंकित कि जो लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं बग बाउंटी में या जो करना चाहते हैं, सो उनके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म क्या है जहाँ से वो सीख सकते हैं, या फिर वो कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं, कौन से बुक्स हैं इनको पढ़ सकते हैं और इस डोमेन में अपना अच्छा करियर, एक स्ट्रॉन्ग फुटहोल्ड यहाँ पे वो रख सकते हैं? तो सबसे पहले तो सबसे बेसिक जो चीज़ है मैं उससे स्टार्ट करूंगा। गूगल। गूगल के पास श्योर। सब कुछ है। गूगल। आई ओके डू लॉट ऑफ गूगल सर्चेस। गूगल पे आप कुछ ओके भी डालो आपको मिल जाएगा, सब कुछ अवेलेबल है। तो ओके गूगल करिए आपको जो भी प्रॉब्लम्स है। उसके अपार्ट मीडियम आर्टिकल्स हैं, मीडियम राइटअप्स हैं, वेब पे बहुत पड़े हैं। कुछ ओके हमारे जो बग हंटर्स हैं, उन्हें कोई बग मिला तो उससे जब उन्हें उनका एक राइटअप देना होता है अपने मन से, तो वो एक मीडियम पे आपको बहुत सारे ऐसे राइटअप मिल जाएंगे। उसके बाद ओके पेनटेस्टर डॉट लैंड एक बहुत प्यारा एक प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे बहुत सारे राइटअप्स को उन्होंने एक्यूमुलेट ही किया हुआ है। इस साइट पे आप जाइए, ओके पेनटेस्टर डॉट लैंड पे। उसके बाद हैकर वन की हैक्टिविटी हो गई, और बग क्राउड का क्राउड ओके स्ट्रीम। यहाँ पे जितनी भी पब्लिकली ओके। डिस्क्लोज्ड रिपोर्ट हैं इन प्लेटफॉर्म्स के रिसर्चर्स की, वो आपको मिल जाएंगी। सो ये फ्रीली अवेलेबल है और हमको पे करना नहीं, पड़ता ये है? सब चीज़ें फ्रीली अवेलेबल है। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, हाँ, फ्रीली ये अवेलेबल है, फ्रीली ओह अवेलेबल है। ग्रेट। इसके अपार्ट आप securitytube.net पे, मैं पहले मेरे सफ़र में भी एक हिस्सा रहा है ये साइट। हमारे जो ओके विवेक ओके। रामाचंद्रन हैं, जो कि बहुत फेमस इंडियन एथिकल हैकर हैं, बिल्कुल बिल्कुल कैफिलिटी बिल्कुल अटैक भी बिल्कुल उन्होंने वेल नोन इनोवेट है। किया था। बिल्कुल तो उनकी ये साइट है। यहाँ बिल्कुल। पे मेगा प्राइमर्स आपको मिलेंगे,
खाली वेब के नहीं, हर ऑलमोस्ट काफ़ी सारे डोमेन्स के पेन टेस्टिंग में। ओके तो ओके ये ओके आप कोई भी मेगा प्राइमर की सीरीज आप स्टार्ट कर सकते हो। एक्सप्लॉइट डीबी बहुत एक अच्छा डेटाबेस है जहाँ आपको अवेलेबल एक्सप्लॉइट मिलेंगे, हाँ काफ़ी सारे नॉन वल्नरेबल बिल्कुल कंपोनेंट्स के। बिल्कुल exploit-db.com पे आप जाके मतलब वो एक्सेस कर सकते हैं। ओके उसके हाँ बाद हमारा गूगल हैकिंग डेटाबेस बेसिकली इसको हम कहते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। और ओके इसी के और एक यूट्यूब चैनल है बहुत अच्छा जो कि रिसेंटली स्टार्ट हुआ है, उसका नाम है बग बाउंटी रिपोर्ट्स एक्सप्लेन्ड। वहाँ पे वो जो जो ओके रिपोर्ट्स हैं डिस्क्लोज हुई है तो उनका पूरा निरीक्षण करके उसको एक्सप्लेन डिटेल में करते हैं। एक्सप्लेन करते हैं। हाँ, ये हो गया। फिर ओके कुछ लोगों की आदत होती है कि वो नहीं चाहते कि वेब या मल्टीमीडिया वाली जो चीज़ें हैं या मतलब वीडियोस देखना, पीडीएफ पढ़ना, हम्म वो थोड़ा उसको मतलब अवॉइड करते हैं। तो उनके लिए एक एक बुक है जो हाँ कि मैं आपको बताना चाहूँगा, दैट इज़ वेब एप्लीकेशन हैकर्स हैंडबुक। तो ये पीडीएफ में अवेलेबल है, आप ओके इसका प्रिंट आउट ले सकते हो। ये बहुत एक अच्छी बुक हाँ है। इसकी एक्चुअली मैंने बात अपने पहले एक वीडियो में करी थी अंकित इस बुक की एंड काफ़ी अच्छी बुक है। मैंने खुद ये बुक पढ़ी है एंड काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमको यहाँ से मिलती जी है। जी बिल्कुल। तो ये बुक आप उठा सकते हो। उसके बाद जब आपको लगता है कि आप थोड़ा सा और अच्छे हो गए, बिट एडवांस हो गए हो, अब आप प्रैक्टिकल कर सकते हो, हम्म तो आप लैब्स होती हैं कुछ वल्नरेबल लैब, जैसे ओके डीवीडब्ल्यूए है, बिल्कुल डैम वल्नरेबल वेब बिल्कुल एप्लीकेशन, वेबगोट है। बिल्कुल बी वैप है। हाँ, तो ऐसे करके बहुत एक आईबीएम की भी हमारी है demo.testfire.net, यहाँ पर भी आप जाके मतलब अपना कुछ या आई मीन प्रैक्टिस वगैरह कर सकते हैं। बिल्कुल तो ये सब सो सब्सक्राइबर्स जितने भी लिंक के नाम जितने भी वेबसाइट्स के नाम जितनी बुक्स के नाम अभी अंकित ने हमें बताए हैं तो इन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से जाके आप चेकआउट कर सकते हो। सो काफ़ी ऐसे अंकित आपने हमें नाम बताए जो इवन मुझे भी नहीं पता था। सो थैंक यू सो मच इन सब चीज़ों के लिए बताने के लिए। बिल्कुल राहुल, बिल्कुल। ओके सो अंकित एक क्वेश्चन ना बहुत ज़्यादा आता है। मतलब आप ये समझो कि मेरा यूट्यूब का कमेंट बॉक्स में वो एक क्वेश्चन मतलब 100 to 200 टाइम्स पर डे मुझे आता ही आता है। वो क्वेश्चन है कि भैया मेरी फेसबुक की आईडी हैक कर दो, कि भैया हम आपको इतना पे कर देंगे, भैया मेरी गर्लफ्रेंड की आईडी हैक कर दो। एंड मुझे इतने कॉल मैसेजेस आते हैं एंड उस वजह से मैंने अपना बहुत जगह से मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर हटा दिया है। एंड पर अभी भी क्योंकि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में कहीं ना कहीं शो करा था तो वहाँ पे ये मैसेज आता था कि आप इतना आईडी हैक कर दो, मेरा जीमेल हैक हो गया है, मेरा व्हाट्सएप हैक कर दो, इसका व्हाट्सएप हैक कर दो। तो अंकित आप क्या कहना चाहोगे जब ऐसे क्वेश्चंस आपको भी ऑब्वियसली ज़रूर सुनने को मिलते होंगे ऐसे क्वेश्चंस। सो आपका क्या मानना है इस पे एंड आप क्या कहेंगे उन लोगों को जो ऐसी बातें करते हैं, या फिर क्या ये पॉसिबल है हम फेसबुक हैक कर सकते हैं? देखिए कुछ तरीके तो हैं, फिशिंग हम कर सकते हैं, नॉर्मल है, आपको उसका क्रेडेंशियल्स ले सकते हैं, लेकिन इन चीज़ों के अलावा क्या ये पॉसिबल है हम फिर किसी का फेसबुक हैक कर लें, किसी का व्हाट्सएप हैक कर लें, जीमेल हैक कर लें? तो क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? हाँ, बहुत अच्छा सवाल किया राहुल आपने। इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करना चाहूँगा क्योंकि मैं भी ऐसा सवाल बहुत बिल्कुल ज़्यादा टैकल करता हूँ, यकीन मानिए। बिल्कुल तो बिल्कुल आप एक चीज़ समझिए, हैकिंग दो तरह की होती है, ठीक है? एक होती है डायरेक्ट हैकिंग और एक होती है इनडायरेक्ट हैकिंग। ये कहीं का कोई ओके कॉन्सेप्ट नहीं है, मैं अपना बता रहा हूँ, ठीक है? अपनी जो ओपिनियन है वो बता ओके रहा हूँ। ओके एक डायरेक्ट हैकिंग हो गई, ये आपका पर्सनल हाँ, मेरा अप्रोच है। पर्सनल अप्रोच है। एक इनडायरेक्ट हैकिंग हो गई। जो डायरेक्ट हैकिंग की ओके जब हम बात करते हैं तो वो हो गया पेन टेस्टिंग करना, बग निकालना। यानी कोई वेबसाइट है वो आपको बिल्कुल हैक करनी है तो आप उस वेबसाइट पे कोई बग निकाल रहे हो डायरेक्टली, जिसके जरिए आप उनके डेटाबेस पे एक्सेस ले लो या कुछ भी आप उस एप्लीकेशन के साथ कर सको, उसी में बग निकाल रहे हो, ठीक है? एक तो बिल्कुल ये तरीका हो गया। बिल्कुल सेकंड तरीका हो गया इनडायरेक्ट हैकिंग का, कि रेदर देन हैकिंग द वेबसाइट आप क्या कर रहे हो कि जिस बंदे के आपको क्रेडेंशियल निकालने हैं, आप उसको कोई ट्रोजन आपने भेज दिया, कोई कीलो अगर वहाँ पे अनेबल करवा दिया या उसको फिशिंग के जरिए उसको कहीं पे लॉगिन करवा दिया, तो ये इनडायरेक्ट हैकिंग हुई। आप सीधा उस वेब एप्लीकेशन को नहीं अटैक कर रहे हो, आप उस बंदे को हैक कर रहे हो, ठीक है? तो आप बिल्कुल ये बिल्कुल बात समझ, जब तक ये अप्रोच है इनडायरेक्ट हैकिंग का, तो मैं हाँ कहता हूँ कि कोई भी यूजर हैक किया जा सकता है। क्योंकि अगर आप किसी का कंप्यूटर को ओके हैक कर लोगे तो वो कहीं पर भी कुछ भी लॉगिन करे वो सब आपके पास ही आएगा ऑब्वियसली जब आपने एक बैकडोर वहाँ पे डाल दिया है, ठीक है? लेकिन जो बिल्कुल लोग ये कहते हैं कि फेसबुक हैक मेरी गर्लफ्रेंड का फेसबुक हैक कर दो या ऐसा कुछ कर दो, हाँ ट्विटर हैक कर दो, बिल्कुल तो बिल्कुल फैक्ट बात अगर करूं तो देखिए लंबा रास्ता ये है कि आप जाइए फेसबुक ट्विटर पे, वहां पे कोई बग निकालिए खुद। अगर आपको इतना मतलब आप डेस्परेट हैं हैक करने के लिए अपनी गर्लफ्रेंड का अकाउंट, बिल्कुल फेसबुक पे कोई आपको बग मिलता है, एक्सेस मिल गया या रिमोट कोड एग्जीक्यूशन मिल गया, कमांड इंजेक्शन मिल गया, एसक्यूएल इंजेक्शन आपको मिल गया फेसबुक पे, बिल्कुल तो आप खुद इतना बिल्कुल समझदार हैं कि आप रिपोर्ट करेंगे उसे फेसबुक को और पैसे लेंगे, या आप एक गर्लफ्रेंड पे उसको इन्वेस्ट कर देंगे उस बग को। इसके बाद एक और चीज ये बोलना बिल्कुल चाहूंगा बिल्कुल कि, तो जैसे मैंने ये कहा कि
दो रास्ते हैं आपके पास। तो असली जो हैकिंग का है, पेन टेस्टिंग इस चीज के ज्यादा करीब है डायरेक्ट हैकिंग के। जो इनडायरेक्ट वाला तरीका डायरेक्ट अप्रोच होता है, वो आप मतलब इनडायरेक्टली कर रहे हो, ट्रोजन वहां पे आपने बैकडोर डाल दिया है हाँ। या ऐसा हो गया। तो मतलब वो तो फिर हम सोशल इंजीनियरिंग के थ्रू ही कर पाएंगे। हम किसी के माइंड को मैनिपुलेट कर रहे हैं, बोल रहे हैं इस पर क्लिक करो, यहाँ पे आपको फ्री गेम्स मिलेंगी, फ्री मूवीज मिलेंगी, तो आप इनडायरेक्ट वे में उसका या कोई एक्सेस ले नेटवर्क रहे है हो, उस पे आपने डीएनएस स्पूफिंग कर दिया कि वो फेसबुक खोल रहा है, वो खुद कुछ बिल्कुल। और रहा है वहां पे, लॉगिन कर रहा है, खुल कुछ और रहा है, इनडायरेक्ट तरीकों से, redirect हो rather रहा than है। आप सीधा ही फेसबुक पे अटैक कर रहे हो। एक चीज बिल्कुल और मैं और बिल्कुल बोलना चाहूंगा, ताकि मैं चाहता हूँ चीजें पूरी क्लियर हो जाए। देखिए, एक चीज होती है जीरो डे बिल्कुल वल्नरेबिलिटी, जीरो डे अटैक। बिल्कुल। हाँ, अगर कोई जीरो डे बग अवेलेबल है फेसबुक पे या ट्विटर पे, जिसके बारे में आपको पता है, जिसके बारे में कभी कभी वो नॉन डिस्क्लोज्ड बग होते हैं, वो डार्क वेब या डीप वेब पे उनके बारे में रहता है, वो आपको पता Okay. चलिए डार्क नेट से, तो वो एक अलग चीज है। वो जीरो डे वाले का यूज करके आप हो सकता है कि डायरेक्ट वे से बग से आप हैक कर लो, और वो बहुत ही रेयर बिल्कुल। केस में बता रहा हूँ, बहुत ही 0.001% है उसका, कि आप ऐसे करके आप एक्सप्लॉइट के बारे में बट पता इन करो। चीज़ों पर अंकित मेरा ऐसा मानना है कि आपको बहुत ज़्यादा वक्त देना पड़ता है। ये कोई ओवरनाइट चीज़ नहीं है कि आपने रात को बैठे आप एंड सुबह तक आपने अकाउंट हैक कर लिया, या फिर को आपने कुछ ऐसा हैरी पॉटर का स्टिक घुमाया एंड ऐसे करा और अकाउंट आपका हैक हो गया। सो इट इज़ नॉट पॉसिबल इस तरीके से, एंड यू नीड टू वर्क हार्ड फॉर डैट, राइट? बिल्कुल। अगर मोटे तौर पे कहूँ तो डायरेक्ट हैकिंग जो आप सोच रहे हो कि अपने बंदे का वो हैक कर लोगे, नहीं है पॉसिबल, जब तक आप कोई बहुत बग निकाल बिल्कुल, के बहुत अच्छा कुछ नहीं कर रहे हो। लेकिन जो कि मुश्किल ही ऐसा बिल्कुल। होगा। मैं डिमोटिवेट नहीं एंड कर रहा हूँ इवन किसी को, जस्ट अंकित बोल रहा हूँ जो नॉर्मली होता है। तो तरीका यही बचता है, बिल्कुल, एंड इनडायरेक्ट इवन वाला तरीका ही है कि आप किसी को लॉग इन करवा दो, उसके वाईफाई ही हैक कर लो, तो कुछ कर रहा है तो जी, कुछ का कुछ हो रहा है। तो इनडायरेक्ट तरीके तो बहुत है किसी को hack बिल्कुल करने के। बिल्कुल पर बिल्कुल। मोटे तौर पे एंड आपकी बात से मुझे एक बात याद आई अंकित, कि जो बग हंटर्स होते हैं, सो अगर कोई वर्नेबिलिटी मिलनी होगी तो वो एक दिन में भी मिल जाएगी, और नहीं मिलनी होगी तो एक साल भी रुकना पड़ता है, राइट? बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अच्छी आपने बात बताई। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, HTTP रिक्वेस्ट स्मगलिंग जो है, जैसे हाँ जेम्स कैटल ने उसका ब्लैक हैट में कॉन्फ्रेंस में उसे प्रेजेंट किया, ठीक है। तो जब उन्होंने किया, वो ठीक है। उसी टाइम नहीं था, उसके आई मीन 18 साल, इस तरह साल कुछ ऐसा ही है, एग्जैक्ट फिगर नहीं मुझे मालूम। 18 उसके years? पहले ही, हाँ, वो था, वो एग्जिस्ट कर रहा था, लेकिन वो ओके उन्होंने प्रेजेंट बाद में किया। खैर, एक और बात भी कि उसके पहले ओके भी वॉच फायर करके कोई ऑर्गेनाइजेशन, हो सकता है मैं थोड़ा सा गलत बोल रहा हूँ, पर उन्होंने वो चीज पहले इनोवेट कर ली थी, पर फिर किसी ने रिक्वेस्ट स्मगलिंग पे काम नहीं किया था। देन जेम्स केडल केम एंड ही ब्रॉट बैक द रिक्वेस्ट स्मगलिंग। तो उन्होंने ब्लैक हैट में जो ओके 2019 में जो उन्होंने कॉन्फ्रेंस दी ब्लैक हैट यूएसए में, उसमें उन्होंने प्रेजेंट किया, और दोबारा फिर इतना चर्चा में आया। तो ऐसे कई सारे बग्स होते हैं, वो ओके मतलब क्या अंडर द कवर रहते हैं, उन्हीं को हम जीरो डे कहते हैं। अगर किसी मतलब जो डेवलपर है उसने भी अभी तक आइडेंटिफाई नहीं करा है, एंड हैकर्स ने आइडेंटिफाई करके वो उस वर्नेबिलिटी के थ्रू उसका अकाउंट का एक्सेस ले लिया। तो जब तक जो डेवलपर होता है वो जब तक उसके लिए पैच रिलीज करेगा तब तक अकाउंट हैक हो जाएगा, राइट? तो 0 डेज का वही है कि ओके, दैट इज कॉल्ड जीरो डे, राइट? सो अंकित, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये होगा कि वो लोग जो बग बाउंटी हंटर बनना चाहते हैं, या फिर वो लोग जो साइबर सिक्योरिटी में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए सर्टिफिकेशन पाथ क्या रहेगा, यानी कि वो कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, किस लेवल से, एंड वो कौन कौन से सर्टिफिकेशन अपने करियर में कर सकते हैं जिनकी मदद से उनको ऑब्वियसली उनके रिज्यूम का वेटेज बढ़े एंड वो नेक्स्ट लेवल पे जा पाएँ अपने करियर में। सो आपकी नज़र में कौन कौन से सर्टिफिकेशन बेस्ट रहेंगे अगर वो साइबर सिक्योरिटी में या फिर वो बग बाउंटी हंटर बनना चाह रहे हैं? तो राहुल, ये भी एक अपॉर्चुनिटी है मेरी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। देखिए, हमें इस तरह से सोचना चाहिए कि साइबर सिक्योरिटी डोमेन जो है उसमें दो पिलर्स हैं। एक पिलर है बग हंटिंग का, और एक है सर्टिफिकेशन वगैरह करके एक अच्छा प्रोफेशनल करियर बनाने का। एक समय में आप एक ही पिलर को पकड़ सकते हो, दोनों नहीं। दोनों के रेयर केसेस हैं, उसके बारे में बाद में बात करूंगा। तो जब सर्टिफिकेशन की बात आ रही है, आप बग हंटिंग वाली चीज हटा देते हैं, अभी आप करियर की हम बात करते हैं। तो आप कुछ कोर्सेज वगैरह से आप स्टार्ट कर सकते हो। साइब्रेरी हो गया, पेंटेस्टर एकेडमी हो गया, यूडेमी हो गया, यहाँ से कोई आपने कोर्स कर लिया। उसके बाद आप सर्टिफिकेशन से स्टार्ट कर सकते हो। जब आपको लग रहा है हाँ मैं थोड़ा अच्छा हो गया हूँ, आप ईसी काउंसिल के सर्टिफिकेशन से स्टार्ट कर सकते हो। सर्टिफाइड एथिकल हैकर CEH बहुत फेमस सर्टिफिकेशन है, वहाँ से आप स्टार्टिंग के लिए वहाँ से कर सकते हो। जब आप थोड़े बेट एडवांस हो जाते हो तो आप फिर ऑफेंसिव सिक्योरिटी वाले कर सकते हो। OSCP हो गया, OSWE राइट, ये कर लिए। आप साइंस के सर्टिफिकेशन कर सकते हो, GWAPT या GPEN हो गया। तो ये सर्टिफिकेशन करके अपने रिज्यूमे को और आप ब्यूटीफाई कर सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। खैर, जॉब एज अ फ्रेशर तो मैं CEH ही बोलूंगा, वो आगे वाली चीज़ें थोड़ी एडवांस हो जाती हैं।
तो Okay. एक ही तो ये रास्ता सो हो गया। अंकित, आप सीएच की बात कर रहे हो, काफ़ी लोगों के मन में इतने सारे यूट्यूबर्स आज आ गए हैं, तो एक सीएच का जो वैल्यू है ना, वो बहुत ज़्यादा डाउन होता जा रहा है डे बाय डे। वो मतलब सीएच का जो ब्रांड वैल्यू पहले था, आज की डेट में बहुत ज़्यादा कम हो गया है। सो आपकी नज़र में क्या सीएच करना अभी वर्थ है या नहीं है? देखिए, सर्टिफिकेशन के वेटेज की जहाँ तक बात है, तो उतना मैं नहीं हाँ। बोलूँगा, वेटेज की जहाँ तक बात है। ओके। लेकिन स्किल्स की ओके। बात है, एक ऐसा जो व्यक्ति जो फ्रेशर है और उसे वाकिफ़ होना है सिक्योरिटी डोमेन से, उसके लिए सीईएच का कोर्स परफेक्ट है। जब उसे स्टार्ट करना है, चीज़ों से ओके। वाकिफ़ होना है कि यार SQL इंजेक्शन कुछ होता है, ये होता है, वाईफ़ाई। मैं बिल्कुल अग्री करूंगा अंकित आपकी इस बात से, क्योंकि इवन इन माय ट्रेनिंग्स मैं ये बात अपने स्टूडेंट्स को बताता हूँ कि आप सर्टिफिकेशन आप भले ही मत करो, लेकिन सीएच से जो नॉलेज आपको मिलेगा, जो आपके बेसिक फाउंडेशन नॉलेज आपको सीएच से मिलेगी, वो कोई और सर्टिफिकेशन आपको प्रोवाइड नहीं कर सकता है। एंड आपने भी यही बात बोली, सो इट मीन्स मतलब सीएच में कुछ तो ऐसा चीज़ उन्होंने इंक्लूड करा है जो लोग साइबर सिक्योरिटी अपना करियर बनाना चाहते हैं। एंड इवन अगर आप ओएससीपी भी क्रैक करना चाहेंगे, उसके लिए जो फर्स्ट सर्टिफिकेशन आपको करना चाहिए, या फिर इवन अगर आप सर्टिफिकेशन ना भी करें, जो ट्रेनिंग आपको करनी चाहिए वो सीएच की मस्ट है मेरे हिसाब से। एंड आपके क्या थॉट्स हैं कि हाँ, बिल्कुल। तो मैं सीएच को एकदम जीरो भी नहीं बोल रहा हूँ कि सीएच सर्टिफिकेशन बेकार ही नहीं, बेकार नहीं, उसका भी अपना एक महत्व है। लेकिन जब मैं उसे कंपेयर बिल्कुल। करूंगा ऑफेंसिव सिक्योरिटी सर्टिफिकेशंस या सैम्स वाले से, तो वहाँ थोड़ा वो डाउन है, और अब तो और डाउन हो रहा है। ऑब्वियसली बिकॉज सी एच इज़ मतलब उसमें काफ़ी थ्योरेटिकल आपको एक अप्रोच रहता है, लेकिन ओ में एक प्रैक्टिकल अप्रोच रहता है। एंड हाल ही में मैं सब्सक्राइबर्स को बताना चाहूँगा, लास्ट ईयर दिसंबर में ईसी काउंसिल ने अपना पेनिट्रेशन टेस्टिंग का नया सर्टिफिकेशन लॉन्च किया है, सीपेंट जिसको बोलते हैं, सर्टिफाइड पेनिट्रेशन टेस्टिंग प्रोफेशनल, जो कि ओ को टक्कर देता हुआ सर्टिफिकेशन नज़र आ रहा है। सो अंकित, आपके क्या थॉट्स हैं इस पर? हाँ राहुल, मैं एग्री करता हूँ, क्योंकि उसके पहले वो एलपीटीपी थे, लाइसेंस पेनिट्रेशन टेस्टर। बिल्कुल। तो अब इन्होंने ये बिल्कुल। इंट्रोड्यूस किया, तो आई होप कि इसी काउंसिल का दोबारा जो वो था, एक उनका रुतबा था वो और बिल्कुल ऊपर बिल्कुल, उठेगा। जो नाम उनका अभी एक गया है कुछ टाइम पे, वापस आएगा इन हाँ, सर्टिफिकेशंस के थ्रू। और फिर से लेकिन याद दिला रहा हूँ कि अपने आप को वाकिफ करने के लिए सिक्योरिटी डोमेन से, और आप फ्रेशर हैं या स्कूल में हैं, सीएच अच्छी चीज़ है, आप ये सर्टिफिकेशन करिए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ इसके लिए, ठीक है। लेकिन इस बिल्कुल पे आप बिल्कुल। इसको पूरा अपना वो मत बेसिस ही मत बना लेना कि इसी के बेसिस पे ही अब मेरे को सारी दुनिया की जॉब से करियर बना। बिकॉज सर्टिफिकेशन इज नॉट एवरीथिंग, यू नीड टू वर्क हार्ड ऑन योर स्किल्स ऑल्सो, बिल्कुल, राइट? बिल्कुल। क्योंकि काफ़ी लोग ये सोचते हैं हमारे पास सर्टिफिकेशन आ गया, हमने ओएससीपी कर लिया, हमने सीएच कर लिया, हमें सब कुछ आ गया, वहाँ पे सर्टिफिकेशन है, वो जस्ट अ पीस ऑफ पेपर है वो एक, राइट? अब उसके अंदर आपका क्या स्किल आपके पास है, एंड ऑफ द डे वही मैटर करेगा आपके इंटरव्यूअर, जब आपका इंटरव्यू होगा। वो सर्टिफिकेशन जो है सिर्फ इंटरव्यूअर के डोर तक आपको छोड़ सकता है, अंदर जब आप इंटरव्यू देने बैठोगे तो जो मैटर करेगा दोस्तों, वो आपका स्किल करेगा, राइट? बिल्कुल राहुल, बिल्कुल, यस। सो आई होप कि सभी जितने भी क्वेश्चंस लोगों के मन में होते होंगे, या जो लोग साइबर सिक्योरिटी में आना चाहते हैं, बग बाउंटी जो करना चाहते हैं, उनके सभी तरह के क्वेश्चंस के जवाब उनको मिल गए होंगे। आई होप मैंने सारे क्वेश्चंस कवर करे हों आज के इस इंटरव्यू में। एंड सो अंकित, अभी वाइंड अप करने से पहले मैं आपसे आपके फाइनल वर्ड्स सुनना चाहूँगा। आप क्या हमारी ऑडियंस को बोलेंगे क्या बग बाउंटी के बारे में? बिल्कुल राहुल, जैसा मैंने बग बाउंटी के बारे में तो बताया कि प्लेटफॉर्म्स हैं, और थोड़ा सा और मैं तवज्जो देना चाहूँगा जो पूरा हमारा साइबर सिक्योरिटी का डोमेन है। जैसे मैंने आपको कहा कि एक बिल्कुल। हमारे, देखिए, दो साइड्स हैं, एक डिफेंसिव सिक्योरिटी होती है, एक ऑफेंसिव सिक्योरिटी बिल्कुल, होती है, ठीक है। ऑफेंसिव। तो ये सॉक वगैरह हो गए, डिफेंसिव में आते हैं, और अपना जो पेन टेस्टिंग वगैरह है, ये सारे ऑफेंसिव साइड पे हो गया, और बग हंटिंग थोड़ा इससे रिलेट करता है ऑफेंसिव वाली साइड से, ठीक है। ठीक है। एक्सटेंडेड वीए भी आप इसे कह सकते हैं, एक्सटेंडेड वल्नरेबिलिटी असेसमेंट। तो ये थोड़ा ऑफेंसिव वाली साइड पे आ गया। आप इसमें अपने आप को अच्छा करिए, उसके बाद आप जॉब के लिए देखिए। तो मैं रिकमेंड करना चाहूँगा, एक नल जॉब्स पोर्टल है, एक बहुत अच्छा पोर्टल है। यहाँ पे सिर्फ साइबर सिक्योरिटी की ही ओपनिंग आपको मिलेगी, ये डेडिकेटेड पोर्टल है सिर्फ। कौन सा पोर्टल बताया अंकित आपने? नल जॉब्स। नल जॉब पोर्टल, ओके, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। यहाँ पे आपको पेन टेस्टिंग, सॉक से लेके कंप्लायंस, नॉन टेक्निकल जो सिक्योरिटी की डोमेन है, कंप्लायंस हो गया, रिस्क असेसमेंट, सब कुछ, मतलब यहाँ पे पूरा सिक्योरिटी का ओवरऑल डोमेन है, टेक्निकल हो चाहे नॉन टेक्निकल, उसका ओपनिंग आपको यहाँ पे मिलेगा, और सिर्फ साइबर सिक्योरिटी का ही मिलेगा। एक तो ये चीज़ मैं बोलना चाहूँगा। दूसरा मैं बोलना चाहूँगा, जैसा मैंने बताया कि हाँ, बग हंटिंग है, आप अच्छा बग बाउंटी में कर सकते हो, और जैसे थोड़ा बहुत ईश्वर की दया से मेरे साथ हो गया कि हाँ, याहू पे मैं बग निकाल पाया, अमेजोन पे, IBM पे, ट्विटर पे,
तो ये चीज़ें तो आप करिए, ठीक है, बट अपने थोड़े हेल्थ पे भी ध्यान देना, मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। तो जैसे मैं पर्सनली ऑब्वियसली। मेडिटेशन वगैरह मैं करता हूँ, थोड़ा योगा में भी अभी दिलचस्पी ओके। लेने लगा हूँ, और ओके। स्पिरिचुअलिटी में भी मेरा काफ़ी थोड़ा झुकाव रहा है। तो ये चीज़ें आपको ओके। मेंटल पीस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये भी करिए। तो यही मेरा ग्रेट। फाइनल वर्ड्स रहेगा। ग्रेट। ओके। सो लास्ट में अंकित मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि मास्टर्स इन आईटी के बारे में आपका क्या कहना है, क्या थॉट्स हैं आपके हमारे चैनल के ऊपर? ऑब्वियसली आपने विजिट करा होगा, कुछ देखा होगा, सो आप क्या सोचते हैं इस चैनल के बारे में, या और कैसे आपको लगता है कि हम और ग्रो कर सकते हैं? बिल्कुल, मैंने विज़िट किया है और एक बहुत ही एक अच्छा एक प्लेटफ़ॉर्म है ये। चाहे आप बिगिनर हो या चाहे आप अभी ऑलरेडी परस्यू कर रहे हो कोई भी प्रोफ़ेशनल करियर में भी अगर हो। क्योंकि मैंने देखा आपके जो काइली लाइनेक्स से रिलेटेड ट्यूटोरियल्स हैं, मेटास्प्लॉइट के ऊपर हैं। तो ये जी। चीज़ें भी जब आप प्रोफ़ेशनल करियर में रहते हो तो ये चीज़ें यूज़ होती हैं कि कौन सा एक्सप्लॉइट आपको यूज़ करना है। ये वल्नरेबल कंपोनेंट है तो इसका कौन सा पेलोड रहेगा आपके मेटास्प्लॉइट ओके। डेटाबेस में। तो उसकी वीडियोस मैंने देखा अवेलेबल है, फिर आपको एक बेसिक आइडिया ट्रेनिंग का क्या क्या ट्यूटोरियल है उसके फ्रीक्वेंटली आती ही रहती हैं मास्टर्स इन आईटी के ऊपर। तो सच में बहुत ही अच्छा एक प्लेटफॉर्म है जिससे सच में यूथ को काफ़ी एडवांटेज मिल रहा है इससे। थैंक यू सो मच अंकित फॉर योर काइंड वर्ड्स, एंड आई एम श्योर अंकित आप फ्यूचर में भी हमारे संग जुड़ना चाहेंगे, एंड मैं डेफिनेटली फ्यूचर में आपके संग एक और कोलैब करना चाहूँगा जहाँ पे मैं और अगर कोई क्वेरी आज के सेशन में छूट गई, बट मुझे लगता नहीं कि कोई क्वेरी कोई क्वेश्चन मैंने आज के सेशन में छोड़ा होगा, लेकिन फिर भी अगर हमारी ऑडियंस फिर से आपके संग एक कोलैब देखना चाहेगी मास्टर्स इन आईटी के साथ, तो डेफिनेटली मैं एक और कोलैब आपके संग करना चाहूँगा। सो आई होप आपको भी अच्छा लगेगा दोबारा कोलैब करने में अगर फिर कभी मौका बिल्कुल मिलता है राहुल, तो। बिल्कुल मेरा प्लेजर होगा, बिल्कुल। ओके एवरीवन, सो आज का हमारा सेशन था अंकित सिंह के साथ, जो कि एक साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर हैं और एक एथिकल हैकर हैं, और साथ ये बग क्राउड पे टॉप 100 बग बाउंटी हंटर्स में आते हैं, जिनको हाल ही में मिला था 7.5 लाख माइल्स का रिवॉर्ड। सो थैंक यू सो मच अंकित हमें ज्वाइन करने के लिए, एंड इतना अच्छा सेशन आपने दिया, एंड आई होप आप सभी के क्वेश्चन अब क्लियर हो चुके होंगे। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।